अब चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये समझाता हूँ कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान कैसे निकाला जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी, जिसे मैंने यहाँ 2a ले लिया है, उस पर उपस्थित होते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव की जो पहचान है वो उसके लिए परिभाषित एक वेक्टर या कहीं सदिश राशि से होती है, जिसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका परिमाण कैसे निकालते हैं? किसी भी एक आवेश के परिमाण को बीच की दूरी जो कि 2a है उससे गुणा कर देते हैं, हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल आता है। मात्रक कूलाम इंटू मीटर, और इसकी दिशा हमेशा फिक्स होती है ऋणावेश से धनावेश की तरफ। अब इस वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसे हम कह देते हैं अक्षीय रेखा। और वैद्युत द्विध्रुव का जो केंद्र है, जो कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली लाइन का मध्य बिंदु होता था, इस केंद्र से पास होने वाली और अक्ष के लंबवत जो रेखा होती थी उसे हम कहते थे निरक्षीय रेखा। अब अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा दोनों ही जगह में वैद्युत स्थैतिक विभव आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। तो अक्षीय रेखा पर हमारा वैद्युत स्थैतिक विभव निकल कर आया था Kp/r², और वो तब था जब r का मान a की तुलना में काफी बड़ा हो। और a क्या थी? केंद्र से किसी भी एक आवेश की दूरी को हम a कहते थे, क्योंकि बीच की दूरी आवेशों की 2a थी। और निरक्षीय रेखा पर जो वैद्युत स्थैतिक विभव का मान था वो आ रहा था 0। मुझे इस बिंदु P पर या X पर जो भी है, इस पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान पता करना है। जिस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली जो लाइन है, जिसे मैं उस बिंदु का विस्थापन सदिश भी कह सकता हूं, इसका परिमाण तो r ही है, लेकिन विस्थापन सदिश इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से कितना कोण बना रहा है? थीटा। फिर से मेरे स्टेप्स वही हैं कि पहले ये पता करें कि बिंदु P पर वैद्युत स्थैतिक विभव कौन कौन उत्पन्न करेगा। तो ये धनावेश उत्पन्न करेगा और ये वाला ऋणावेश उत्पन्न करेगा। तो धनावेश की वजह से निकालते हैं। आपको धनावेश से अगर बिंदु P की दूरी पता लग गई तो काम बन जाएगा। क्या होगा? धनावेश की वजह से वैद्युत स्थैतिक विभव K, आवेश चिन्ह के साथ और आवेश से बिंदु की दूरी को लिखना है अपॉन में। और जब आप इस ऋणावेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान पता करोगे तो बिंदु P की अगर दूरी में r2 मान लूं तो वैद्युत स्थैतिक विभव आएगा K, आवेश परिमाण के साथ -q, और अपॉन में क्या? बीच की दूरी r2। जैसे ही बिंदु P पर आपको दोनों आवेशों की वजह से वैद्युत स्थैतिक विभव का मान पता लग गया तो कुल वैद्युत स्थैतिक विभव कैसे निकालते थे? दोनों ही विभवों को जोड़ देते थे। क्योंकि वैद्युत स्थैतिक विभव एक अदिश राशि थी तो बीच के कोण का तो कोई रोल था ही नहीं यहाँ पर। तो KQ कैसा? ऋणात्मक बटे में कितना? r2। तो आप क्या देखोगे? दोनों में से KQ तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा 1/r1 - 1/r2। ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स, कि मुझे जो बिंदु P की दूरी है वो केंद्र से बता रखी है r। तो मुझे ये जो आंसर है या ये जो समीकरण है वो r1 और r2 में ना लेकर के r में निकालना है। और साथ के साथ एक और चीज देखने वाली है कि वैद्युत द्विध्रुव की जो पहचान है वो उसमें उपस्थित एक आवेश से नहीं होती, उसके लिए परिभाषित एक सदिश राशि से होती है, जिसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मुझे आवेश की जगह चाहिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये दोनों आ जाएं, मेरा काम बन जाएगा। तो मैं r1 और r2 को हटा करके यहाँ पर किसको लाने की कोशिश करूंगा? r को। और Q को हटा करके किसको लाने की कोशिश करूंगा? P को। और इसके लिए मैं जिस नियम का प्रयोग करने वाला हूं वो है कोसाइन रूल या कॉज्या नियम। तो कोसाइन रूल या कॉज्या नियम कहता क्या है कि आप जिस भी कोण की कोसाइन या कॉज्या पता करना चाहते हो, उस कोण के सामने वाली भुजा का जो स्क्वायर है उसको तो आपको करना है माइनस। बाकी दोनों भुजा जो बची R और A, उनका स्क्वायर करके उन्हें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद R1 के स्क्वायर को उसमें से घटा देना है। और बटे में जो दोनों भुजाओं के स्क्वायर आपने जोड़े हैं उनके गुणनफल का डबल उससे आपको कर देना है विभाजित। तो आपका उस कोण का जो कॉस है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहां से आप क्या देखोगे? 2ar cos थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? r² + a² माइनस का r1²। और यहां से अगर आप r1² का मान निकालोगे वो क्या आ जाएगा? r² + a² माइनस का 2ar cos थीटा। यह है हमारा समीकरण नंबर 2। इसी तरह से अगर आप ये वाला कोण देखोगे तो ये वाला कोण कितना बचेगा? एक सरल रेखा पर पूरा कोण होता है 180 अंश, ये थीटा, तो ये वाला कोण कितना बचेगा? 180 अंश माइनस थीटा।
अगर आप इस वाले कोण का cos थीटा पता करो तो सामने वाली भुजा कितनी है R2, इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा तो cos 180 माइनस थीटा किसकी इक्वल आएगा, R2 का स्क्वायर तो माइनस करना है, बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके हमें जोड़ना है, तो क्या बनेगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर, और बटे में क्या, जिन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके मैंने जोड़ा है उनके गुणनफल का जो भी डबल है उससे मुझे कर देना है विभाजित। फिर इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा तो क्या बनेगा 2AR, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर। यहां से अगर आप R2 स्क्वायर का मान निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का कितना 2AR cos थीटा। ये है मेरा समीकरण नंबर 3। अब देखो हमें करना क्या है, हमारा जो पहला समीकरण है उसमें 1/R1 और 1/R2 आ रहे हैं, तो मुझे समीकरण 2 या 3 का प्रयोग करके 1/R1 या 1/R2 दोनों में से किसी एक का मान निकालना है। तो मैं समीकरण 2 ले लेता हूं, और समीकरण 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड है R1 स्क्वायर उसको बिना छेड़े दाईं वाली साइड में से R स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ क्या बचेगा 1, अगला टर्म क्या बनेगा ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और माइनस का कितना 2AR cos थीटा के भी बटे में क्या चला जाएगा आर स्क्वायर। यहां आप देखोगे एक आर से एक आर कट जाएगा। फिर देखने वाली बात क्या है कि मैं उस स्थिति के साथ डील कर रहा हूं जिसमें आर का मान ए की तुलना में बहुत बड़ा है। जब आर ए की तुलना में बड़ा होता था तो आर का स्क्वायर तो और भी बड़ा होता था, और इस छोटी सी वैल्यू को इस बहुत बड़ी वैल्यू से जब मैं डिवाइड करूंगा तो लगभग आंसर 0 आ जाएगा, तो उसको मैं हटा सकता हूं। तो R1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर 1 माइनस 2A cos थीटा, और बटे में क्या बचा R। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे वैल्यू निकालनी है 1/R1 की, तो मैं दोनों तरफ का व्युत्क्रम ले लेता हूं। यहां पर क्या बन जाएगा 1/R1 का स्क्वायर, और दाईं तरफ वाला क्या बनेगा 1/R स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस का 2A cos थीटा बटे R। और व्युत्क्रम लेने के बाद अगर मैं दोनों तरफ का वर्गमूल ले लूं तो ये जो 1/R1 का स्क्वायर था ये तो बन जाएगा 1/R1, यहां R स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा R, और यहां वर्गमूल का मतलब क्या होता है पावर 1/2। तो मैं क्या करूंगा 1/R1 को एज इट इज रखते हुए और 1/R को भी एज इट इज रखते हुए ये जो है मेरा टर्म इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा 1 माइनस 2A cos थीटा बटे R की घात कितना माइनस का 1/2। अब यहां पर मैं प्रयोग करने वाला हूं बाइनोमियल या फिर द्विपदीय प्रमेय का। प्रमेय क्या कहती है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n कहीं लिखा हुआ है और x का मान 1 की तुलना में बहुत ही कम है तो आप इसको 1 प्लस nx भी लिख सकते हो। कंडीशन याद रहे कि x का मान 1 की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। तो r 1 की तुलना में बहुत बड़ा था, और ये जो 2A cos थीटा है ये पूरा मिलकर भी r की तुलना में बहुत छोटा है। जब आप इसको r से विभाजित करोगे तो और भी छोटा हो जाएगा, तो 1 की तुलना में ये वाला टर्म बहुत छोटा है। तो यहाँ मैं बाइनोमियल थ्योरम या फिर द्विपदीय प्रमेय का प्रयोग कर लेता हूँ। तो 1/R1 का मान कितना आ जाएगा हमारा 1/R, और यहाँ अगर मैं n का x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 1/2 का इससे गुणा करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा 1/2 जो आगे आएगा उससे 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा A cos थीटा बटे कितना R। ये आ गया हमारा 1/R1 का मान, और ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 4। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं समीकरण 3 का प्रयोग करके 1/R2 का मान निकालता तो वो क्या आता 1/R2 किसके इक्वल आता 1/R। बस यहाँ जो ये 1 प्लस cos थीटा बाय आर है वहाँ की जगह आ जाता 1 माइनस A cos थीटा बाय आर। ये बन जाता मेरा समीकरण नंबर 5। तो मेरा 1/R1 और 1/R2 का जो मान है वो R के टर्म्स में निकल आया। अब देखो जैसे ही हमारा 1/R1 और 1/R2 का मान निकल आया तो इन दोनों ही समीकरण को या दोनों वैल्यू को ले जाकर के मुझे समीकरण नंबर 1 में रखना है, ताकि मेरा बिंदु P पर नेट वैद्युत स्थैतिक विभव निकल आए। तो KQ तो बाहर था, वो तो एज इट इज लिख दिया मैंने। 1/R1 जो है उसको मैं कैसे लिखूंगा 1/R का अंदर गुणा कर देता हूं, तो 1 से करूंगा तो 1/R, आगे करूंगा तो क्या आ जाएगा A cos थीटा बटे R स्क्वायर, और माइनस लगाकर क्या है 1/R2। 1/R2 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/R आएगा, और माइनस आगे लगा हुआ है तो माइनस का 1/R। यहाँ पर आएगा माइनस का A cos थीटा बाय R स्क्वायर, आगे माइनस लगा हुआ है तो प्लस का क्या
a cos थीटा बटे आर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/r से 1/r कट हो जाएगा, और a cos थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस a cos थीटा बाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2a cos थीटा बटे आर स्क्वायर। और जब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो q इंटू 2 है ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपका जो समीकरण है वो क्या बन जाएगा, kp cos थीटा और बटे में कितना, आर स्क्वायर। ये क्या है, बिंदु P पर वैद्युत स्थैतिक विभव का मान एक ऐसे द्विध्रुव की वजह से जिसका द्विध्रुव आघूर्ण है P, केंद्र से दूरी है r, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विस्थापन सदिश के बीच का कोण कितना है, थीटा। और इस वाले समीकरण का प्रयोग करके आप अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों जगह भी वैद्युत स्थैतिक विभव का मान निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर हमारा जो बिंदु P है उसको मैं घुमा करके अक्षीय बिंदु बना दूं, तो मैं क्या देखूंगा, ये जो थीटा है इस कोण का मान घट करके 0 हो जाएगा, और जैसे ही मैं थीटा का मान 0 डालूंगा तो cos 0 का मान 1 होता है, वैद्युत स्थैतिक विभव आएगा kp बटे आर स्क्वायर। और अगर मैं इस बिंदु को घुमाता हुआ अक्षीय स्थिति पर तो लेकर जाऊं, मगर इस तरफ किस तरह से कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ये जो विस्थापन सदिश है ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएं, तो बिंदु अक्ष पर तो होगा लेकिन बीच का कोण होगा 180 अंश। तो cos 180 अंश का मान होता है -1। तो इस बार क्या आएगा, वैद्युत स्थैतिक विभव माइनस का kp बटे आर स्क्वायर। तो ध्यान रहे कि अक्षीय स्थिति पर अगर आप ऋणावेश के पास में हो तो वैद्युत स्थैतिक विभव होता है माइनस का kp बटे आर स्क्वायर, और अगर आप धनावेश के पास में हो तो होता है kp बटे आर स्क्वायर। और अगर आप निरक्षीय रेखा पर पहुंचते तो क्या होता कि बिंदु P को घुमाते हुए अगर मैं निरक्षीय रेखा पर लेके जाता तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो इधर ही रहता, ये जो मेरा विस्थापन सदिश है वो कुछ इस तरह से होता कि बीच का कोण हो जाता 90 अंश, और cos 90 का जो मान है वो हमेशा क्या होता है, 0। तो मेरा वैद्युत स्थैतिक विभव क्या आ जाता, 0।